तो ऑक्सीडेशन में मेनली क्या क्या लास्ट में क्या बताया था वो बताइए, फिर उसके बाद हेलोजन डेरिवेटिव में ऐसा कुछ खास नहीं था, फिर भी एक दो उसको स्टार्ट कर देंगे। ऑक्सीडेशन में लास्ट में 1% केमिनोफोर के बारे में डिस्कशन हुआ था। 1% केमिनो, अच्छा मुझे बताइए, अगर पर आयोडिक एसिड अगर यूज करते हैं हम लोग, पर आयोडिक एसिड, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहां पे ऐसे लेते हैं, ये कौन सा है? अब ये कैसे लगेगा यार ने? हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हेलो, हेलो, आ रही है क्या आवाज? हेलो, हाँ उसी का ही तो है माइक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या बोला कि अगर हम लोग परायोडिक एसिड यूज करते हैं, परायोडिक एसिड, तो एक्चुअल में परायोडिक एसिड के अंदर हम लोग जब बात करते हैं तो HiO4 लेते हैं। ये किस किस को रिड्यूस करता है आपको मालूम है? अगर हम लोग बात करें इसका किस किस को रिड्यूस करता है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, ये रिड्यूस सॉरी ऑक्सीडाइज करता है कौन कौन से कंपाउंड को? अगर हम लेते हैं RCHOH या फिर हम लेते हैं यहाँ पे OH, यही होता है कि नहीं होता? इसके अलावा बताइए और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? मतलब यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ RCOH हो जाए और C डबल बॉन्ड OH हो जाए, या फिर दोनों तरफ क्या हो जाए, यहाँ पे RCOO और C डबल बॉन्ड OH हो जाए। ये तो हमने नॉर्मल कंडीशन में पढ़ा है, ये इस तरह का ऑक्सीडेशन होगा। हाँ मतलब अगर हम लोग आगे अगर इसकी और बात करें तो यहाँ पे OH की जगह NH2 भी आ सकता है, OH की जगह NH2 भी हो सकता है, इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। और अगर और ज्यादा डिटेल में देखें कि और कितनी दूर तक जा सकता है, तो ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है ना, ये वाला CO ग्रुप, ये आपका इसका भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी हो सकता है, इवन ये ईस्टर का भी CO हो सकता है। ठीक है, तो हम इतने ज्यादा डिटेल में इसको नहीं देखेंगे। मेनली जो क्वेश्चन आएगा वो हमेशा 2 OH पे आएगा या फिर 1 OH और CO पे, इस तरीके से आता है। जैसे इसके ऊपर जो क्वेश्चन आया हुआ है मेनली, वो क्या आया हुआ है कि अगर हमने यहाँ कंपाउंड लिया COO, ये है हमारे पास डी ग्लूकोज, ये क्या है स्ट्रक्चर? डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं HiO4 के साथ, तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा इस जगह? मालूम है इसके अंदर मेनली, हाँ तो मेनली ये कितने मोल कंज्यूम होगा, ये मालूम पड़ा कि नहीं पड़ा? अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर हम ऐसे कर दे तो इसमें कितने कंज्यूम होगा? 1 2 3 4 और ये 5 होगा कि नहीं होगा? तो फॉर्मिक एसिड कितने बनेंगे वो डिसाइड कर लीजिए, और फॉर्मेल्डिहाइड कितने बनेंगे? तो फॉर्मिक एसिड इसके अंदर 5 बनेंगे। फॉर्मिक एसिड कितने बनेंगे? 5। 1 2 3 4 5 फॉर्मिक एसिड, और एक ये आखिरी वाला बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। अगर यही क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ऐसे कर लेते, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे कंपाउंड लिया है, मैंने यहाँ पे OH लिखा और यहाँ पे मैंने OH लिखा, ये दोनों OH लिखा, ठीक है ना? और इसके अंदर अगर मैं इस कंपाउंड को तोड़ता हूं तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसका HiO4 के साथ रिएक्शन, और एक मैंने ऐसे ले लिया OH, ठीक है? दोनों में HiO4 का रिएक्शन कराते हैं, इसके अंदर भी HiO4 का रिएक्शन कराते हैं, इसमें भी HiO4। आपको बताना दोनों में प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहां पे इसके साथ तो रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि HiO4 जो रिएक्शन करता है ना बेटा, ये दोनों हमेशा रखना सिन OH होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सिन OH होने। तो इसको तो ये तोड़ देगा, पर यहां पे इसको ये ब्रेक, इसके साथ रिएक्शन ये HiO4 नहीं कर सकता। क्लियर है? और यहां पे रिएक्शन कर जाएगा तो दोनों तरफ एल्डिहाइड बनेगा कि नहीं बनेगा? क्लियर? ये दोनों कंपाउंड क्या बन जाएंगे? एल्डिहाइड। ऐसे यहां रिएक्ट करके ये CHO, इस जगह पे ये CHO बनेगा कि नहीं बनेगा? क्लियर? पर यहां पे इसके साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा। यहां पे अगर देखें हम लोग बात, समझ में आई बात? तो ये HiO4 के बारे में बात थी।
ऐसे ही जब हम लोग आगे और बढ़ते हैं तो रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जब बात करें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में HiO4 के अलावा अगर KMnO4 की बात करो तो KMnO4 भी ऑक्सीडेशन इसी की तरह करता है, पर एक्चुअल में क्या होता है, इससे थोड़ा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। अगर हम यहां पे जैसे फॉर एग्जांपल ले ले कंपाउंड को, जैसे अगर हम KMnO4 लेते हैं, KMnO4 का ही अगर हम लोग लें, हाँ जी, अगर आप इसको हॉट KMnO4 लेते हो, क्या लेते हो आप, हॉट KMnO4 लेते हो, तो बताइए प्रोडक्ट क्या, इस केस में प्रोडक्ट क्या जाएगा, बॉन्ड ब्रेक होगा कि नहीं होगा, होगा। पहले तो ऑक्सीडेशन होगा, आप ऐसे नहीं, इतनी जल्दी बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, पहले तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होकर डाई कीटोन बनेगा कि नहीं बनेगा, डाई कीटोन के बीच में रिपल्शन होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहां कंपाउंड लेते हो RC ट्रिपल बॉन्ड CR, इसका रिएक्शन करा देते हो आप O3 इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक H2O, तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, डाइकीटोन बनेगा कि नहीं बनेगा। बट अगर इसी, सुनना मेरी बात, और अगर इस कंपाउंड का रिएक्शन आप करा देते हो 1% KMnO4 के साथ, तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, 1% KMnO4 के साथ करेंगे तो मालूम है जो प्रोडक्ट A बनेगा वही प्रोडक्ट यहाँ A बनेगा, मालूम पड़ा कि नहीं पड़ा। अच्छा, इसी रिएक्शन का अगर आपने यहाँ पे इसमें आपने KMnO4 एसिडिक ले लिया या फिर हॉट KMnO4 ले लिया, तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो आपका 2 मोल ऑफ RCOH बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। ऐसे ही सेम इस रिएक्शन का अगर आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करा देते हैं, मतलब अगर आप O3 की जगह H2O ले लेते हैं या फिर H2O2 ले लेते हैं या फिर फॉर्मिक एसिड ले लेते हैं, समझे कि नहीं समझे, तो वो वाला प्रोडक्ट वापस यही बनता है, समझे कि नहीं समझे, बात क्लियर है। तो ये जरा नॉर्मल सी बात है कि कब ये वाला जो है ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस और 1% KMnO4 दोनों जगह क्या बनेंगे, सेम प्रोडक्ट बना के देंगे, क्लियर है। इसी तरीके से हम और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं जिन पे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे CrO3। आपको मालूम है CrO3 जो होता है पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। CrO3 अगर एसिड के साथ लेते हैं तो मालूम है क्या बन जाता है, H2SO4 के साथ CrO3 लेते हैं, H2SO4 के साथ CrO3, बताइए नाम क्या उसका, जोन्स रिएजेंट। ये कौन सी कैटेगरी में आ जाता है मालूम है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग में जाता है। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, किस में करेगा, एसिडिक KMnO4 भी क्या होता है, पावरफुल आता है कि नहीं आता। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं पावरफुल में एक और आता है K2Cr2O7, ये सारे पावरफुल है कि नहीं है। अच्छा, आपको मालूम है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी 3 कंपाउंड आते हैं, मालूम है, एक आता है PCC, PDC, सेरेट, मालूम है। PCC के बारे में अगर बात करें, PCC में होता कुछ नहीं था, CrO3 था, पर इस बार इसमें वीक बेस होता है। फॉर एग्जांपल CrO3 के साथ आप एसिड ले लो तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, CrO3 के साथ अगर आप क्या ले लेते हो, एसिड, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। CrO3 के साथ आप क्या लेते हैं, पायरिडीन, वीक बेस, तो ये क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, NCERT की बात माने तो अगर CrO3 एनहाइड्रस ले लेना तो भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। CrO3 अगर एनहाइड्रस ले लें तो भी क्या होता है, अच्छा, सिर्फ एनहाइड्रस लिखा हुआ होना चाहिए, पहले वर्ड सुनना, ऐसा नहीं कि उसने CrO3 लिखा अकेला तो आप इसको पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मान के चलना, ठीक है। पर क्वेश्चन डिपेंडेंट होता है, देखना क्या होता है। अगर CrO3 एनहाइड्रस लिखा तो समझ जाना कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। CrO3 H2SO4 के साथ है पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग। अच्छा, इसी तरीके से हम नीचे आते हैं, PCC, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, क्या ये, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जिसमें CrO3 होता है, पायरिडीन होता है, HCl होता है, क्लियर है। इसके बाद हमने PDC भी देखा था, मालूम है, दूसरा रिएजेंट पायरिडीनियम डाइक्रोमेट, है कि नहीं है। अच्छा, एक और रिएजेंट था जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता था, मालूम है। जरा इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखें हम लोग, मैंने यहाँ कंपाउंड लिखा, ये मेरे पास कंपाउंड है, मैंने लिखा इस जगह पे, और मैंने रिएक्शन कराया NaBS, तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, ये बनेगा कि नहीं बनेगा। हालांकि हमने एलाइलिक पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पर अल्काइन भी ये टेस्ट देता है। ये NBS की रिएक्शन है, क्या है ये, NBS। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कंपाउंड ये ले लेता हूँ और रिएक्शन में करा देता हूँ NBS, फिर से सुनना, NBS ले लेते हैं, तो यहाँ कंपाउंड हमारा ये बनता था कि नहीं बनता था,
ठीक है ना, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर मैं इस कंपाउंड में इस जगह पे ऐसे ले लेता हूं ना बेटा NBS, इस जगह पे NBS के साथ H2O ले लेता हूं, अब रिएक्शन में एक्चुअल में रिएक्शन में करेगा कौन, क्योंकि यहाँ पे मीडियम में जो होता है ना इम्प्यूरिटी, NBS जो होता है ना कभी प्योर नहीं यूज किया जाता, NBS के साथ हमेशा इम्प्यूरिटी यूज करते हैं, किसकी, Br2 और HBr की इम्प्यूरिटी शामिल होती है। ठीक है, तो अगर आपने Br2 ले रखा है साथ में और साथ में H2O भी है, आप समझिए कि यहाँ पे रिएक्शन करके एक्चुअल में क्या बनेगा, ये HOBr। तो जो एडिशन होगा ना वो उसी हिसाब से हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, Br आपका यहां जुड़ेगा और OH इस जगह जुड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? तो ये कब होगा, जब NBS आपने कैसे लिया होगा, H2O के साथ हुआ, क्योंकि NBS के अंदर Br2 रखा हुआ था और HBr एज ए इंप्योरिटी रखी। प्योर NBS किसी काम का नहीं है, क्लियर है? पर एग्जामिनर जब भी NBS लिख के दे, जब हाइड्रोजन डेरिवेटिव में सबसे कॉमन क्वेश्चन NBS पे रहता ही रहता है, आपको मालूम है, तो जब भी NBS लिख के देता है ना, तो उसके साथ एक चीज याद रखना, या तो लाइट लिख के दे सकता है, या फिर अल्ट्रावायलेट, या फिर हीट का साइन जरूर होगा। अगर नहीं है तो आप मान के चलिए ये उसी के साथ लिखा। NBS के साथ HBr और Br2 की इंप्योरिटी रहती है, लिखे या ना लिखे, क्लियर है? ठीक है, तो ये NBS का खास था। इसी के अलावा क्या NBS का एक काम और था मालूम है, NBS का अगर रिएक्शन आप कराते हो OH के साथ, किसके साथ कराते हो, OH के साथ, NBS इसे पावरफुल नहीं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो 1 डिग्री अल्कोहल को तो किसमें कन्वर्ट कर देगा, ये 1 डिग्री अल्कोहल को तो कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड में, और 2 डिग्री को कीटोन में। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता क्योंकि उसके पास ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन नहीं होता। ऐसे ही हम लोग जब बात करते हैं रिडक्शन में जब हम लोग बात करते थे, एक टर्म था हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब हम हाइड्रोजन ऐड करते थे कि नहीं करते थे, बाय यूजिंग कैटलिस्ट मेटल यूज करते थे। एक और टर्म होता है जिसको बोलते हैं डीहाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं? डीहाइड्रोजिनेशन। इसमें क्या करते हैं, जो हाइड्रोजन दिया था वो हम निकाल लेंगे, वापस मेटल यूज करेंगे। रिएक्शन आपको मालूम है कॉपर के साथ, अल्कोहल का रिएक्शन कॉपर हीट करा था 300 डिग्री सेल्सियस में, याद आई कि नहीं? वो भी रिएक्शन ऑक्सीडेशन है, वो भी रिएक्शन क्या थी, ऑक्सीडेशन। जैसे मान के चलिए कि हमने यहाँ कंपाउंड लिया, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन में हमने ये एक रिएक्शन लिखा, मैंने लिखा OH, ये लिखा कि नहीं लिखा, ये 2 डिग्री अल्कोहल है कि नहीं। मेनली आप मेटल यहाँ पे क्या लेते हैं, कॉपर लेते हैं। आप ले क्या सकते हैं, सिल्वर ले सकते हैं, यहाँ पे गोल्ड ले सकते हैं, इवन आप H2PD, इवन PD ले सकते हैं। मेन चीज तो PD भी ले सकते हैं। PD के साथ बस यही है कि कॉक लेना पड़ेगा, कार्बन ब्लैक लेना पड़ेगा, ठीक है ना। उसमें रिएक्शन क्या होता है, ये रिएक्शन ऑपोजिट करता है, जो हाइड्रोजन देने वाला था अब हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, हाँ बोलो। हाँ, तो डिहाइड्रेशन तब होगा जब हम लोग एसिड की कंसंट्रेशन लें, समझना। ऐसे होने में तो बहुत कुछ होता है क्योंकि वहां पे HCl भी रहता है, HBr भी रहता है, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूशन था, पर मेन हम जो प्रोडक्ट जो ज्यादा बनता है ना, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हम ईल्ड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। बन सकता है, आपकी बात सही। चलिए आगे देखते हैं इसके अंदर। हाँ, यहाँ पे देखिए कॉपर के साथ कौन सा ले सकते हैं हम, कॉपर पायरेट लेते हैं मेनली इसके अंदर। NCERT ने कॉपर लिया, टेम्परेचर कितना लिखा है, 300, ठीक है ना। कितने डिग्री का अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है। तो दोनों हाइड्रोजन क्या करेंगे, वापस से हाइड्रोजन रिमूवल होगा कि नहीं होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये इधर से वापस यहाँ। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डीहाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं हम इसको, डीहाइड्रोजन। अगर क्वेश्चन पूछा था 3 डिग्री अल्कोहल पे, आपको मालूम है 3 डिग्री अल्कोहल पे क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता था कि नहीं होता था, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने टॉलरेंस रिएजेंट पढ़ा होता, टॉलरेंस। बताइए टॉलरेंस रिएजेंट की बात करें, कौन कौन कंपाउंड ये टेस्ट देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फ्री एल्डिहाइड, ये टेस्ट देगा कि नहीं देगा। बेंजल्डिहाइड ये टेस्ट देगा कि नहीं देगा, बिल्कुल बेंजल। अच्छा मुझे बताइए कीटोन ये टेस्ट देगा कि नहीं देगा। कीटोन नहीं देता, पर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ये टेस्ट देता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को क्या हम फेलिंग टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि जो फ्रुक्टोज होता है वो भी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ही होता है। क्योंकि फ्रक्टोज और जो फ्रक्टोज हुआ और हमारा जो कंपाउंड है ग्लूकोज, ये दोनों आपस में आइसोमर है। वो कौन से आइसोमर है, फंक्शनल आइसोमर है। अच्छा अगर मैं बात करूं ग्लूकोज की, बात करें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मालूम है कि नहीं मालूम है, बताइए। हमने क्या करते थे, ग्लूकोज में पहले कार्बन खींच देते थे, नंबरिंग कर लेते थे 1 2 3 4। थर्ड नंबर के कार्बन का OH सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सारे क्या होते थे, राइट हैंड साइड में। ये कंपाउंड ग्लूकोज का है। ये कौन सा ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज। अगर L ग्लूकोज बनाना है तो क्या करेंगे, नहीं, पूरा मिरर इमेज लेंगे। अगर आप पूरा मिरर इमेज लोगे तभी वो क्या बनेगा, डी ग्लूकोज का L ग्लूकोज बनेगा। अगर आपने सिर्फ इसको पलटा तो स्ट्रक्चर
गलत हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे? अच्छा मुझे बताइए, डी ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, ये डी ग्लूकोज है, ऐसे ही हमने क्या लिया, फ्रुक्टोज लिया, फ्रुक्टोज के अंदर CH2O होता है, ये C डबल बॉन्ड O, बाकी सारी चीजें वापस है 1 2 3, और ये हो जाएगा हमारा CH2OH। थर्ड नंबर का OH इधर ही होगा कि नहीं होगा? क्लियर है कि नहीं है? अच्छा जरा ध्यान से देखिए, आपको मालूम है ये है ग्लूकोज, इसके बारे में बात करें तो ये हमारा डी फ्रुक्टोज है, डी है कि नहीं है ये? अरे बोलो। अच्छा इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है अगर हम लोग बात करें तो ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर है, क्या है ये आपस में? अच्छा एक चीज और है, ये जो कंपाउंड है ना फंक्शनल आइसोमर के साथ एक कंपाउंड और हो सकता है इनके बीच में, अगर इसको बेसिक मीडियम में कर दोगे ना, अगर आपने ग्लूकोज को बेसिक मीडियम में रख दिया तो ये बेसिक मीडियम में जैसे ही रखोगे ये क्या करेगा, टोटोमराइज हो जाएगा। OH माइनस क्या होता है, ये टोटोमराइज होकर क्या बना लेगा, कीटोज बना लेगा। कैसे बना, ये आपस में डी ग्लूकोज से डी फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होता है, डी फ्रुक्टोज से डी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, कैसे, टोटोमराइजेशन से। कैसे, सुनना मेरी बात, मान लीजिए हमारे पास कंपाउंड है, अच्छा इनके नीचे ये बात करते हैं, एक सबसे खास चीज जो आपको हमेशा ध्यान रखनी, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, मतलब 3 4 5 6 3 4 5 6 सब सेम है कि नहीं है? क्लियर है? तो क्या मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे लिख देता हूं, जरा ध्यान से देखिए, ये मेरे पास कंपाउंड है, ये COOH है, यहां पे हमने लिखा, ये हमारे पास OH ये कंपाउंड था, और इसके बाद 3 4 5 6, क्लियर है कि नहीं है? अच्छा पहली बात, इस रिएक्शन की बात करें, ये वाला कंपाउंड में OH जरा ध्यान से, नंबर 1 और ये नंबर 2 कार्बन, नंबर 2 कार्बन पे OH किस तरफ है, राइट साइड में, तो इसको हम बोलते हैं डी ग्लूकोज। क्या बोलते हैं हम, डी ग्लूकोज। हम यहाँ पे एक चीज और बता रहे हैं, डी ग्लूकोज। अच्छा जैसे ही हम इसको टोटोमराइज करेंगे, जरा मेरी बात सुनना, टोटोमराइज करने पे क्या होता है, ये जो है कीटोन यहां से उठ के यहाँ जाएगा, पाई बॉन्ड उठ के यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? मीडियम बेसिक होनी चाहिए, ये एसिडिक मीडियम, दोनों में करेगा कि नहीं करेगा काम? मीडियम बेसिक भी हो सकता है, एसिडिक, टोटोमराइज दोनों में कैटलाइज करता है। तो जैसे ही करेंगे यहाँ पे आपका कंपाउंड बनेगा, ये हो जाएगा OH H डबल बॉन्ड इस तरीके से, यहाँ पे हो जाएगा C, ये OH, बाकी सारी चीजें सेम है कि नहीं है? कौन से नंबर की, 3 4 5 6 तो कोई मतलब ही नहीं क्योंकि वो कायरल कार्बन नहीं है, तो 3 4 5 सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बेटा वापस से टोटोमराइज करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा जरा ध्यान से देखना, इसको बोलेंगे डाइइनोल। क्या बोलेंगे इसको, डाइइनोल। हम ऊपर वाले O की जगह डबल बॉन्ड था, अब हम यहां से क्या करते हैं, सुनना मेरी बात, ये H उठा के हम यहां भेजते हैं और ये उठा के हम यहां भेजते हैं। तो जैसे ही हम ऐसा करेंगे तो यहां पे आपको मालूम है कौन सा कंपाउंड बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका CH2OH, और ये बन जाएगा CO। नीचे वाला सेम, 3 4 5 सेम है कि नहीं है? तो बताओ इसका नाम क्या, ये बन जाएगा आपका कीटोस सुगर, जिसका नाम है डी फ्रुक्टोज। क्या बनेगा, ये डी फ्रुक्टोज बनेगा कि नहीं बनेगा? अच्छा अब मुझे एक बात बताइए, अगर आप इसी को वापस ऊपर लेके जाते हो, सुनना मेरी बात, हम ऊपर एल्डिहाइड लगाते हैं, हम इस बार ये पाई बॉन्ड ऊपर लेके जाते हैं और H यहां आता है। पर इस रिएक्शन को ऐसे समझिए कि हम यहां पे क्या कर रहे हैं कि ये देखिए, ये H यहां लेकर आते हैं और पाई बॉन्ड ऊपर लेके जाते हैं, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो ये मालूम है आपको, ये sp2 कार्बन था कि नहीं था? ये sp2 कार्बन पे OH अपनी पोजीशन बदल सकता है, या तो वो राइट हैंड साइड में रहेगा, या फिर अगर राइट हैंड साइड में रहा तो बन जाएगा डी ग्लूकोज, और अगर ये यहां से इधर चला जाता है तो देखिए जो नया स्ट्रक्चर बनेगा, ये हो जाएगा हमारा ऐसा, ये कंपाउंड, ये हो जाएगा OH H, और फिर बाकी सारे 3 4 5 सेम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? नाउ दिस इज नोन एज मेनानोज। क्या बोलते हैं हम इसको, मेनानोज बोलेंगे, ठीक है ना? अच्छा मेनानोज मालूम है आपको, फ्रुक्टोज, एक मिनट, दो, अगर हम लोग बात करें ग्लूकोज, मेनानोज और फ्रुक्टोज, ये तीन ऐसे कंपाउंड है जो आपस में एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। कौन सा मीडियम में, बेसिक मीडियम में। अच्छा इनकी खासियत क्या है, क्योंकि तीनों, इसकी खासियत है तीनों सेम ओसाजोन टेस्ट देते हैं, सेम ओसाजोन टेस्ट देते हैं। कारण क्या है, 3 4 5 सेम है कि नहीं है? ऊपर वाले सारे एक जैसे ही मिल, रिएक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? मेनोस, यहाँ मेनोस ही बोलते हैं, मेनोस, ठीक है ना, बात तो एक ही है। एक मिनट, ठीक है लिख देते हैं, मेनोज, ठीक है ना,
ठीक है। तो ये क्या होता है, सारे एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हुए कि नहीं हुए, और ये तीनों सेम ओसाजोन टेस्ट देंगे कि नहीं देंगे। ओसाजोन टेस्ट का मालूम है, ओसाजोन टेस्ट कौन देता था, फिनाइल हाइड्रोजन देता था कि नहीं देता था। फिनाइल हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल कंज्यूम होते थे, फिनाइल 3 मॉलिक्यूल कंज्यूम होते थे। अच्छा, फिनाइल ओसाजोन टेस्ट में पता कैसे पड़ता था, मालूम है कि सेम ओसाजोन टेस्ट बनते हाँ, C2 एपीमर्स नहीं, वो है, ये तो आपने ये बताया कि कौन सेम ओसाजोन टेस्ट देंगे, उसके लिए क्या होना चाहिए, C3 C4 C5 सेम होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं कि पता कैसे पड़ता ओसाजोन टेस्ट में कि ये दोनों सेम ओसाजोन में। एक्चुअल में ओसाजोन क्या होता है, क्रिस्टल बनाता है। जब फिनाइल हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ आप लोग रिएक्शन कराते हैं ना, तो जो ग्लूकोज होते हैं ना, ये क्रिस्टल बनाते हैं, जो सेम तरह के होता है ना, सेम क्रिस्टल बनाते हैं। क्रिस्टल का शेप अलग अलग होता है, कुछ क्रिस्टल जो होते हैं रिंग शेप में होते हैं, मतलब स्फेरिकल शेप में होते हैं, कुछ क्या होते हैं सनफ्लावर शेप में, निडल शेप में। सनफ्लावर निडल शेप हुआ और निडल शेप एक साथ क्या होती है, इकट्ठी होने लग जाती है, तो सनफ्लावर का जैसा केस बनता है वो, ठीक है। तो उसे अगर किसी में क्या बना, निडल शेप एक साथ इकट्ठा हो रही है और सनफ्लावर का शेप ले रही है, तो ऐसे कंपाउंड एक तरह के जितने भी होंगे ना, वो बोलेंगे सेम ओसाजोन टेस्ट। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, वो क्रिस्टल देख के बताते हैं कि सेम ओसाजोन है या नहीं है। क्लियर है, तो ये अलग अलग फॉर्म बनता है, हमें उससे मतलब नहीं है। तो आगे बढ़ते, इसके बाद ये मालूम पड़ा कि नहीं पड़ा यहाँ पे, अरे क्लियर है। हाँ जी, जब हम लोग मालूम है, जब ये रिएक्शन, ये तो क्लियर हुआ। अगर इसी के अंदर अगर मैं बात करता हूं आप लोगों को रिएक्शन के अंदर, जैसे हमने यहाँ कंपाउंड लिया, ये हमारे पास कंपाउंड, ये OH 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 H H H, ये हमारे पास CH2OH। आपको मालूम है इस रिएक्शन के अंदर सबसे पहले रिएक्शन जब कराते हैं इंट्रामोलिकुलर, यहां पे क्या होगा, एसाइलेशन होगा कि नहीं होगा। तो ये 5th नंबर का कार्बन का OH यहां अटैक करेगा कि नहीं करेगा, अरे बोलो। तो यहां दो बातें होती हैं कि क्या क्या होता है कि अगर जैसे ये अटैक करेगा, कितने मेंबर की रिंग बनेगी, जरा ध्यान से देखिए। ये बन जाएगी 5 मेंबर की रिंग बनेगी या 6 मेंबर की रिंग बनेगी। अरे एक ऑक्सीजन भी तो गिनोगे ना आप, एक ऑक्सीजन भी तो होगा उसके बीच में। ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, कि रिएक्शन कौन सी है मालूम है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद एल्डिहाइड। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद एल्डिहाइड, अगर एक मॉलिक्यूल होता तो हेमी एसिटल बनता था, और अगर दो अल्कोहल रिएक्ट करते थे, याद करो मोजिंगो रिएक्शन में यही तो करा था हमने, थायोग्लाइकोल यूज करा था कि नहीं करा। थायोग्लाइकोल के अंदर हम लोग केपिंग यूज करते थे कि नहीं करते थे, प्रोटेक्शन के लिए। तो वही चीज यहां पे भी है थायोग्लाइकोल। जैसे यहां अटैक करेंगे, देखिए OH दो जगह जा सकता है, एक मिनट, या तो जब अटैक करेंगे तो इस पे जो OH बनेगा इसको बोलेंगे यहां पे ये OH, ये H इस जगह पे, बना लिया ये। अरे बोलिए इस तरीके से बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। पर जब यहां से हमने देखा तो ये कंपाउंड का जो रिएक्शन होगा, जरा ध्यान से देखिए, ये ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक। ये दो जगह अटैक कर सकता है, या तो OH आपका राइट हैंड साइड में रहेगा, ये वाला जिस कार्बन पे अटैक होता है, इस कार्बन को हम कौन सा कार्बन बोलते हैं, C1 कार्बन, जिसको एनोमरिक कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, एनोमरिक कार्बन बोलते हैं हम इसको, एनोमरिक कार्बन। अच्छा, यही चीज इधर से अगर बात करें तो ये रिएक्शन यहां पे भी हो सकता है, यहां पे बनेगा आपका कंपाउंड OH और ये हो जाएगा H, 1 2 3 इस जगह पे CH2OH OH, यही होगा कि नहीं होगा, अरे बोलिए। ये दो बने, इस दो कंपाउंड की अगर बात करें, जरा ध्यान से देखिए, तो इसका स्ट्रक्चर अगर बात करें तो इसका स्ट्रक्चर जो बनता है, ये ग्लूकोज है, इसको बोलते हैं हॉवर्थ प्रोजेक्शन, ठीक है ना, हमारे पास ये जो है हमारे फिशर प्रोजेक्शन में, ठीक है ना। हम इसके बाद क्या करते हैं, एक रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो ये रिंग लेते हैं ना बेटा, इस रिंग को बोलते हैं पायरिनोज रिंग। क्या बोलते हैं इसको, क्योंकि ये डिराइव हुआ है पायरेन से। अगर 5 मेंबर की रिंग रहती है उसको बोलते हैं फ्यूरेन रिंग, तो इसीलिए शुगर का जो सफिक्स होता है वो लगाते हैं एस, तो इसको बोलेंगे पायरेनोज, उधर भी बोलेंगे पायरेनोज। जब ये कंपाउंड रिएक्ट हुआ तो यहां पे हमारे पास ये OH बनाने का तरीका देखिए किस तरीके से लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, जितने OH राइट हैंड साइड में है, जितने OH राइट हैंड साइड में सबको ऊपर लिखेंगे और जितने लेफ्ट हैंड साइड में सबको नीचे लिखेंगे। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, इस कार्बन C1, यहां पे ये कार्बन क्या है 1, तो यहां से सबसे पहले वो जाएगा आपका OH ऊपर, और ये आ जाएगा आपका CH2OH। क्लियर। ऐसे यहां पे भी एक कंपाउंड बनेगा आपस में, इस जगह पे ये हो जाएगा, यहां पे ऐसे ये आ जाएगा OH, OH
हाँ यहाँ पे ये OH ऊपर, इस जगह गलत किया है लगता है। नहीं नहीं, ये यहाँ गलत कर दिया है, इस जगह गलत किया है लिखने में, ये ऐसे होगा, ठीक है। तो ये नीचे ही आएगा इस जगह पे भी, ये नीचे ही आएगा यहाँ पे, ये ऊपर जाएगा। हाँ जी, ये CH2OH। चेक करते हैं, मुझे बताइए यहाँ पे 2 एनोमरिक कार्बन बन रहे हैं, इसमें से चेक करिए कौन कौन सा कंपाउंड है। देखते हैं, पहला ऊपर वाला कंपाउंड, अगर हमारा OH यहाँ पे, तो इनमें से एक बताना अल्फा कौन है और एक बताना बीटा कौन है। हाँ, अगर हम लोग बात करें, अगर हमारा OH C1 कार्बन पे ऊपर की तरफ है, इसको क्या बोलेंगे, अल्फा, और दूसरे वाले को क्या बोलेंगे, बीटा। अच्छा अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, अल्फा एंड बीटा जो है आपस में एनोमर है, क्या है, एनोमर है। तो ये आपस में ईपीमर्स भी हैं। क्या चीज, सॉरी, हाँ ये गलत बोल रहे हैं भाई, ये वाला जो है ना, गलती होगी। ये जो OH ऊपर रहता है ना, उसको बीटा बोलते हैं, और जो नीचे रहता है उसको अल्फा बोलते हैं। इसी से तो आपने याद करो, जब आप बनता है ना, आप सेलुलोज का स्ट्रक्चर जब बनाते हो ना, तो लाइन यूं खिंचती है, याद करिए। और जब आप जब बनाते थे, क्या बनाते, सेलुलोज आप जब स्टार्च बनाते थे तो लाइन यूं खिंचती थी कि नहीं खिंचती थी। तो वो समझिए, वो बनता था अल्फा ग्लूकोज से, और जो सेलुलोज बनता था बीटा ग्लूकोज से। तो मेरा क्वेश्चन सुनना जरा ध्यान से, इसमें क्या क्या पूछ सकता है। पहली बात, अल्फा एंड बीटा आपस में ईपीमर्स हैं, क्या बात सही है, अल्फा एंड बीटा आपस में ईपीमर्स हैं, ठीक है। कौन से ईपीमर्स है मालूम है आपको, C1। दूसरी बात, ये अल्फा एंड बीटा आपस में एनोमर्स हैं, ये भी बात सही। अच्छा, अल्फा एंड बीटा आपस में GI हैं, फिर से सुन लो, अल्फा एंड बीटा ईपीमर्स हैं, अल्फा एंड बीटा आपस में एनोमर्स हैं, अल्फा एंड बीटा आपस में GI हैं, ठीक, हाँ GI है। अच्छा एक मिनट जरा ध्यान से देखिए, मुझे एक बात बताइए, फिर से बात करते हैं, यहां पे बात करते हैं, ग्लूकोज और मेनोज, ग्लूकोज और मेनोज जो है ये आपस में ईपीमर्स हैं, कौन से, C2 ईपीमर्स है। ग्लूकोज और मेनोज आपस में एनोमर्स हैं, बोलो, नहीं है, वो नहीं है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे, यहां पे मतलब जो एनोमर्स होता है, पर वो जरूरी नहीं है कि वो ईपीमर्स हो। पर मेरी बात, सॉरी, जो ईपीमर्स है ना, जो ईपीमर्स है वो जरूरी नहीं है कि वो एनोमर्स हो, पर सारे एनोमर्स जो होंगे वो ईपीमर्स होंगे, ठीक है। और जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा तब हम GI बोलेंगे, अदरवाइज तो जैसे ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में, क्या ये दोनों आपस में GI हैं, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, ये दोनों भी ईपीमर्स हैं। पर इससे बाद में जो आप लोगों ने देखा यहां पे, अगर बात करें तो ये दोनों भी आपस में क्या है, ईपीमर्स और एनोमर्स हैं कि नहीं, पर ये आपस में क्या है, इसी वजह से क्या होता है, इनके अंदर म्यूटा रोटेशन होता है। क्या होता है, म्यूटा रोटेशन क्या होता है कि जो अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज का जो रोटेशन होता है प्योर फॉर्म में, जो अल्फा बीटा में जो सबसे ज्यादा बात करते हैं, फॉर एग्जांपल इनकी रोटेशन की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, एक की होती है मेरे ख्याल से 156 और एक की होती है 19। तो ये जब क्या होते हैं आपस में जब मिक्स करते हैं तो 152 प्लस पे आते हैं, याद है कुछ वैल्यू, हाँ, नहीं, म्यूटा रोटेशन का मतलब अलग होता है। अच्छा वो बताते हैं, उसको वैल्यू के साथ बताते हैं, क्योंकि वैल्यू मेरे को भी कंफर्म करनी पड़ेगी। एक बार, एक मिनट पहले मैं बता देता हूं, यहाँ पे जो कंपाउंड बना है ये हेमी एसिटल बना कि नहीं बना, जरा ध्यान से देखो, ये बना हेमी एसिटल। इसीलिए हेमी एसिटल, ऐसा कोई भी कार्बन जो हेमी एसिटल होता है ना, हेमी एसिटल, ये जरा ध्यान से देखना, जिसके पास भी हेमी एसिटल ग्रुप होगा, एक तो O और OH, वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उनको रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। मालूम है, रिड्यूसिंग शुगर जो होते हैं वो टॉलरेंस टेस्ट देते हैं, मतलब टॉलरेंस इनको ऑक्सीडाइज कर देता है, मतलब टॉलरेंस को रिड्यूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कारण क्या है मालूम है, हेमी एसिटल। क्या है कारण, हेमी एसिटल। तो इसका मतलब जो टॉलरेंस टेस्ट की बात करें तो क्या ये टेस्ट देगा कि नहीं देगा ये, अरे बोलो,
तो अल्फा ग्लूकोज भी देता है, बीटा ग्लूकोज भी देता है और फ्रुक्टोज भी देगा। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, आपको मालूम है स्टार्च ये टेस्ट नहीं देता, पॉलीसेकेराइड कोई भी ये टेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि सुक्रोज जो था डाइसेकेराइड, वो भी क्या होता है, वो भी ये टेस्ट नहीं देता। पहले बताओ सुक्रोज बना किससे होता है? फ्रुक्टोज और ग्लूकोज से। और उनमें लिंकेज कौन सा होता है बता सकते हो? C1। आप जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, आप एक क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना। ये C1 C4 तो हो ही नहीं सकता कभी भी। अगर आपने किसका C1 यूज करा पहले तो समझ जाइए। अगर C1 आपने ग्लूकोज का यूज करा तो फ्रुक्टोज का आपने C4 यूज करा होगा, तो भैया C2 तो बच गया ना फ्रुक्टोज का। और जो C2 होता है वो एनोमेरिक कार्बन है, उसी पे तो OH फ्री है उसका, तब तो रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा वो। तो इसका मतलब यह होगा कि C1 होगा ग्लूकोज का, C2 होगा फ्रुक्टोज का, दोनों कंबाइन होते, इसीलिए हेमी एसिडल ग्रुप उनमें नहीं बचता। समझे कि नहीं समझे? अरे क्लियर है? तो इसीलिए वो टेस्ट नहीं देता। कौन नहीं देता? सुक्रोज। अच्छा, सुक्रोज की एक खासियत और है, सुक्रोज को हम लोग इन्वर्ट शुगर भी बोलते थे। क्या कारण था इन्वर्ट शुगर बोलने का? एक्चुअल में होता है ये डेक्सट्रोज शुगर है, एक्चुअल में होता है ये डेक्सट्रोज शुगर है, पर जैसे ही पानी में डालते हैं ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज बनता है। जो फ्रुक्टोज होता है ना, वो जो होता है लीवो रोटेटरी होता है, ठीक है। उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, ओवरऑल जो रोटेशन होता है वो क्या होता है, लीवो की वजह से होता है, -20 आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज था ऑक्सीडेशन के अंदर। अच्छा, ऑक्सीडेशन में एक चीज और जो हम लोग जो देखते हैं, हाँ, आपको मालूम है सिलेनियम ऑक्साइड, अरे ये क्लियर है? अच्छा, एक बात और बताएं, पहले म्यूटा वैल्यू के साथ नहीं, ऐसे ही बता देते हैं, फिर आपको वैल्यू के बाद में बताएंगे, ठीक है। होता क्या है म्यूटा रोटेशन? मान लेते हैं कि एक्चुअल में म्यूटा रोटेशन शो कौन करता है। एक बार क्वेश्चन पूछा म्यूटा रोटेशन कौन शो करता है, तो बहुत सिंपल सी बात है, म्यूटा रोटेशन वो कंपाउंड शो करता है जो रिड्यूसिंग होता है, मतलब जिसके पास हेमी एसिटल ग्रुप होता है वो म्यूटा रोटेशन शो करेगा। तो क्या होता है म्यूटा रोटेशन में? पहली बात कि अगर आप प्योर अल्फा लेते हो, अल्फा फॉर्म, इसका कोई ना कोई एक स्पेसिफिक रोटेशन होगा कि नहीं होगा? मान लेते हैं इसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है +119 डिग्री। क्या होता है? +119 डिग्री प्लस। और इसका स्पेसिफिक रोटेशन मान लेते हैं कि इसका होता है 16 या 19 +19 कुछ भी, ठीक है ना। अब क्या होता है कि ये इनका प्योर फॉर्म है, क्या है? प्योर फॉर्म में, अलग अलग। मैं इस कंपाउंड को प्योर फॉर्म में लेता हूं, इसका रोटेशन आएगा 19, इसका प्योर फॉर्म में +19, पर जैसे ही मैं इसको पानी में डाल दूंगा ना, थोड़ी देर बाद क्या होगा, इसका रोटेशन स्पेसिफिक बदल जाएगा। वो क्यों बदलता है? उसी को म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। जैसे ही आप इसको पानी में डालोगे, पानी में डालने से आपको मालूम है हेमी एसिटल ग्रुप पानी में स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल। याद करो, हेमी एसिटल ऐसा ग्रुप था जो बेसिक और एसिडिक दोनों मीडियम में अनस्टेबल था कि नहीं था? हाइड्रोलिसिस। तो ये कंपाउंड टूट के वापस ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अरे बोलो। और जब टूट के वापस बनेगा तो वापस से रिएक्शन होगी, तो जो आपने प्योर लिया था बीटा, वो किस में कन्वर्ट हो गया? तो अल्फा बीटा दोनों में कन्वर्ट होगा। तो अल्फा बीटा जब दोनों में कन्वर्ट होगा तो रोटेशन जो होगा अल्फा और बीटा के हिसाब से दोनों इक्विलिब्रियम में आके सेट होगा कि नहीं होगा? तो क्या हो सकता है कि चेंज होके वो 52 प्लस पे आ जाए, या कुछ भी चेंज होके आ सकता है। तो इस चीज को क्या बोलते हैं? म्यूटा रोटेशन। और ये कौन शो करेगा? सिर्फ क्या अगर मैं बात करूं लैक्टोज ये शो कर सकता है? लैक्टोज, आपको मालूम है डाइसेक्राइड हमारे सिलेबस में कौन कौन से हैं? एक है सुक्रोज, एक है माल्टोज, और एक है लैक्टोज। लैक्टोज, तो लैक्टोज क्या ये टेस्ट होगा? बिल्कुल, क्योंकि वो रिड्यूसिंग शुगर है कि नहीं है? माल्टोज भी रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। अच्छा, आइडोज, गेलोज, लैक्टोज, समझना मेरी बात। पहली बात मुझे बताइए, तो ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन? ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन? तो बताइए इसके टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने बनेंगे? 16 बनेंगे। मालूम है 16 कौन बनेंगे? पहले 8D बनेंगे और 8L बनेंगे। समझे कि नहीं समझे?
क्लियर है? तो उनके बारे में भी एक एक करके क्वेश्चन पूछ सकता है, तो स्ट्रक्चर भी इनके आना, जैसे कई बार उसने डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिया और एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पूछ रखा है, तो ये चीज मालूम रहनी चाहिए। तो मालूम पड़ा कौन ऑक्सीडाइजिंग होगा, कौन रिड्यूसिंग होगा। क्लियर है? अच्छा, बात करते हैं फेलिंग सॉल्यूशन की। फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी। मालूम है फेलिंग सॉल्यूशन ए में क्या होता है? CuSO4 होता है कि नहीं होता है? कलर कैसा? ब्लू कलर, ठीक है ना। अच्छा, फेलिंग सॉल्यूशन बी में क्या लेते हैं? सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्ट्रिक एसिड, जिसे रोसल सॉल्ट बोलते थे कि नहीं बोलते थे? आपको मालूम है इन दोनों में यूज क्या होता था? ये रोसल सॉल्ट जो होता था ना, ये जो Cu होता था ना, कॉपर सल्फेट Cu+2 को, ये उसको क्या करता था? स्टेबलाइज करता था। क्या करता था? ये स्टेबलाइज करता था, ठीक है ना। तो उससे कॉम्प्लेक्स बना के स्टेबलाइज करता। कलर चेंज होता था फेलिंग सॉल्यूशन में। बताओ, ब्लू टू क्वेश्चन पूछता है वो कि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चेंज होती है, मालूम है कि नहीं? ये क्वेश्चन पूछता है। जो वो रेड बना ना, वो किस वजह से बना? Cu+1 की वजह से बना। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, बेंजल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट देगा? बेंजल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देगा। अच्छा, टॉलरेंस टेस्ट की बात करें, बेंजल्डिहाइड ये टेस्ट देगा? बिल्कुल देगा। ये क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, आपको मालूम है बाकी इसके अलावा जितने भी टेस्ट टॉलरेंस देता था ना बेंजल्डिहाइड, सारे के सारे फेलिंग्स देखा है टेस्ट। क्लियर है? अच्छा, एक और टेस्ट इसी में हम जो लोग जोड़ देते हैं, तो कौन सा था याद करो? बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट में क्या लेते हैं? सोडियम सॉल्ट ऑफ सिट्रिक एसिड, बाकी CuSO4 साथ में लेते थे कि नहीं? सिट्रिक सॉल्ट ऑफ सिट्रिक, हाँ, सोडियम सॉल्ट ऑफ सिट्रिक एसिड लेते। क्लियर है? क्लियर है? बाकी उसमें टार्ट्रेट लेते थे, दोनों का रिएक्शन एक जैसा था, ठीक है ना। सिर्फ बेस यूज करते थे। सिर्फ बेस के अंदर हम लोग सिर्फ बेस मेनली, अच्छा सिर्फ बेस क्या करते थे? सबसे पहले एल्डिहाइड। अच्छा, सिर्फ बेस की खासियत क्या था? एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा, कीटोन को ऑक्सीडेशन नहीं करता था। सिर्फ बेस में भी कलर चेंज होता था। पहले क्या करते थे? इसका कलर जो था, जो पर्पल कलर था, उसको हम लोग गैस पास कराते थे। कौन सी गैस? SO2 गैस पास करा के क्या करते थे? उसको डीकलराइज करा देते थे। फिर वो सिर्फ बेस जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करता था ना, तो वापस से पिंक कलर आ जाता था। मालूम है कि नहीं है ये बात? ठीक है, तो उसको था हमारे पास सिर्फ बेस। हाँ, HgCl2 वाले भी केसेस। अच्छा, तो ये ऑक्सीडेशन में और कौन सा ऑक्सीडेशन में बचता है कंपाउंड? हाँ, हम जो बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे इस कंपाउंड की। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक कंपाउंड, मैंने ये लिखा कंपाउंड यहाँ पे ऐसे, ये OH और ये OH, मैंने इसका रिएक्शन कराया MnO2 के साथ। याद आया ना? ये एलाइलिक पोजीशन के एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता था कि नहीं करता था? याद है? एलाइलिक और बेंजाइलिक ऑक्सीडेशन करता था, तो सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में आता था। ये सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में आता था। ये इटार्ड रिएक्शन मालूम है? इटार्ड रिएक्शन की जगह एक और रिएजेंट और यूज करते थे हम लोग। भाई, आप जब ये रिएक्शन कराते थे ना, कि जब इटार्ड रिएक्शन में बेंजीन लेते थे, CH3 का रिएक्शन हम CrO2Cl2 के साथ कराते थे ना, CH2 के साथ, तो ये कंपाउंड हमारा कॉम्प्लेक्स बनता था, तो ये हमारा बेंजल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता था बेंजल्डिहाइड में। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि अगर यही रिएक्शन में यहां करा देता, एक रिएजेंट और था, मालूम है कौन सा था? इसी रिएक्शन में आप इसको ऐसे लिख सकते थे कि CH3 लेते थे, CrO3 इन एसिटिक एनहाइड्राइड। याद करो, एसिटिक एनहाइड्राइड में भी रिएक्शन दोनों की सेम थी, प्रोडक्ट आपका बेंजल्डिहाइड बनता था। याद आया कि नहीं आया? अच्छा, इस बेंजल्डिहाइड बनाने से एक चीज और आई, मुझे एक बताना, एक तरीका और, मैं यहाँ पे क्वेश्चन और लिख रहा हूं, जरा बताना यहाँ पे रिएजेंट क्या होगा। और रिएजेंट की बात करें, मैंने बेंजीन लिया यहाँ पे, ठीक है ना। मैं रिएक्शन का नाम बोलूं, आप रिएजेंट बताना। यहाँ पे रिएक्शन का नाम है गेटरमैन। बताइए गेटरमैन। अच्छा, एक और रिएक्शन में यहाँ, हाँ बताइए, यहां से बनाइए, बताइए गेटरमैन। मैंने रिएक्शन का नाम बोला गेटरमैन, तो बताओ क्या आने वाला है यहाँ पे? गेटरमैन में HCN आता है भाई साहब, और साथ में HCl के साथ AlCl3 आता है। अब आता है गेटरमैन कोच। क्या आता है? कोच में CO से याद रखो आप, तो मोनोऑक्साइड। ठीक है, अगर गेटरमैन कोच आता है ना रिएक्शन में, गेटरमैन कोच, तो भाई आप क्या लिखोगे? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर है कि नहीं है? और साथ में HCl के साथ AlCl3। क्लियर है कि नहीं है? तो चारों ही से हम क्या बना सकते हैं? बेंजल्डिहाइड। क्लियर है? अच्छा, एक रिएक्शन में आपको मालूम है, ये तो हो गया गेटरमैन,
गेटरमैन, गेटरमैन कोच। आगे हम लोग एक रिएक्शन और बोले नाम, अगर आपको मालूम है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, मैं बोलता हूं कोल्बे श्मिट रिएक्शन। बताओ कोल्बे श्मिट रिएक्शन में क्या बनता था? हिंट देते, रीमर टाइमर जैसी। एक्चुअल में रीमर टाइमर रिएक्शन में फॉर्मेल, मतलब हम लोग रिएक्शन कराते थे फिनॉल का, किसके साथ? क्लोरोफॉर्म साथ में KOH। देखो अरे भाई, आप क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन हमारे सिलेबस में बस दो ही है, ये जो CCl3 प्लस KOH है ना, इसकी रिएक्शन हमारे सिलेबस में दो ही है। मालूम है कहां यूज करते हैं? एक तो रीमर टाइमर में और एक कार्बिलामाइन टेस्ट में। याद आया कि नहीं आया? तो कार्बिलामाइन टेस्ट में, रीमर टाइमर में अगर फिनोल ले लेता हूं मैं, यहां पे फिनोल के साथ अगर ये लिखा होता है CHCl3 साथ में KOH, हीट का साइन ले रखा है, तो बताइए प्रोडक्ट क्या? ये बनता था कि नहीं बनता था? आपका एल्डिहाइड बन जाता था। और अगर मैं यही रिएक्शन यहां पे लिख के इस जगह में करा लेता हूं, कंपाउंड एनिलीन ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं मैं? एनिलीन ले लेता हूं और रिएक्शन कराता हूं CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। जल्दी बोलो क्या? आइसोसाइनेट बनता था कि नहीं बनता था? तो एक हो गया कार्बिलामाइन टेस्ट और एक हो गया रीमर टाइमर। पर एक रिएक्शन और थी मालूम है फिनोल की, जो काफी बार पूछी गई है, आप जरा ध्यान से देखना और मुझे बताना रिएक्शन किस तरीके से। मैंने यहां लिखा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में लिखा NaOH, पहले लिखा NaOH, फिर बाद में मैंने दूसरा लिया H+। बोलो रिएक्शन का नाम? कोल्बे श्मिट रिएक्शन। क्या बनेगा मालूम है? सैलिसिलिक एसिड बनता है। क्लियर है कि नहीं ये बात? ये रिएक्शन सैलिसिलिक एसिड। क्लियर है? अरे याद करो सैलिसिलिक एसिड। अच्छा, सैलिसिलिक एसिड की खासियत, जो आपने सैलिसिलिक एसिड लिया है, ये आपका OH हो गया, ये आपका COOH हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? सैलिसिलिक एसिड से हम एस्पिरिन भी बना सकते हैं और इससे हम, अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इसका रिएक्शन CH3OH के साथ H+ लेता हूं तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? हाँ, तो प्रोडक्ट क्या होगा? जल्दी बोलो। फ्रूटी स्मेल आती है इसमें। हाँ, ईस्टर बनेगा। उसका नाम बोलो क्या? ना, इसमें डिस्प्रिन को कभी खाया है? ऐसे फ्रूटी स्मेल थोड़ी आती है डिस्प्रिन में से। सलोल नहीं। आपको मालूम होगा, आपने कभी नाम सुना हो ऑयल ऑफ विंटर ग्रेन। अगर मिथनॉल के साथ रिएक्शन कराते हैं ना इसका, तो यहां पे भाई ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन मतलब समझे? विंटर ग्रीन मालूम है ना, पौधे का नाम है जिसके पत्तों से तेल निकालते हैं, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। एक इसमें एसेंस बनाते हैं, जो ये जो कंपाउंड बनता है उसमें स्मेल आती है इस तरीके की, इसको बोलते हैं ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। अगर इसी रिएक्शन में अगर मैं बेंजीन ले लेता, क्या ले लेता मैं इस जगह पे? ये बेंजीन, फिनोल ले लेता, अब वो जाके जुड़ जाता ना यहाँ पे, तो सलोल बनता। इसको बोलते हैं मिथाइल सैलिसिलेट। क्या बोलते हैं इसको? मिथाइल सैलिसिलेट को ही, अरे सैलिसिलिक एसिड से बना मिथाइल सैलिसिलेट, उसको बोलते हैं ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। स्मेल, फ्रूटी स्मेल। ये क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज और हो गया ना रे, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन हुआ। और बताइए ऑक्सीडेशन क्या? हाँ, सेलेनियम ऑक्साइड। अच्छा, सेलेनियम ऑक्साइड की खासियत क्या थी? सेलेनियम ऑक्साइड ऑक्सीडाइज करता था अल्फा कार्बन ऑफ प्योर कार्बोनिल। अल्फा कार्बन ऑफ प्योर कार्बोनिल को ऑक्सीडाइज करता था। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां कंपाउंड लिया, ये हमने कंपाउंड लिया इस तरीके से, ये कंपाउंड बना। हाँ, पहले इसकी जो है, पहला हम लोग जो इसका पढ़े भाई, दो चीजें होती हैं इसकी। पहला जो है प्योर कार्बोनिल के साथ रिएक्शन है। प्योर कार्बोनिल में या तो हमारे पास एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा। तो उसका जो अल्फा कार्बन है ना, उसको किस में कन्वर्ट करेगा? ये कार्बोनिल में ही कन्वर्ट करेगा। तो ये जो कंपाउंड बनेगा, ये जो कंपाउंड बन जाएगा, ये हमारा ये बनेगा कि नहीं बनेगा? इसका नाम क्या? अच्छा, इसका नाम क्या? ग्लाइऑक्सेल। इसका नाम मिथाइल ग्लाइऑक्सेल। और अगर इधर भी CH3 होता तो डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सेल। समझे बात को? ठीक है, तो ग्लाइऑक्सेल ही है। अच्छा, ये कब होता है मालूम है? ये वाला कब होगा? जब आपका प्योर कार्बोनिल हो, उसके अल्फा को किस पे ऑक्सीडाइज करेगा? ये क्लियर है? अच्छा, पर अगर यही आपका एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बन हो, क्या हो?
एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बन दिया हो तो क्या होगा, ये अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। क्या करेगा ये, अल्कोहल में। किसको, एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बन को। क्लियर है, क्लियर है ये चीज। एसिड अच्छा ठीक है, वो भी। सेलेनियम ऑक्साइड की मतलब बात करें, सेलेनियम यहां तक तो देख ही रहे। अच्छा, ऑक्सीडेशन के अंदर मुझे एक बात बताइए, Br2 की रिएक्शन अल्कीन के साथ, ये भी तो ऑक्सीडेशन ही है। Br2 का एडिशन अल्कीन के साथ, HOBr का एडिशन, ये भी तो ऑक्सीडेशन है कि नहीं अल्कीन के साथ। अच्छा, OMDM कुछ रो रिएक्शन, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें HBO भी तो था ऑक्सीडेशन। क्लियर है ये चीज। तो ये थी कुछ ऑक्सीडेशन की, कुछ और रिएक्शन है, ठीक है। क्वेश्चन इसके ऊपर देखेंगे बाद में, पहले ये देख लीजिए। अच्छा एक बात, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड याद आया, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड बिल्कुल सेम वही रिएक्शन करता था जैसा 1% KMnO4, पर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड ज्यादा इसलिए यूज नहीं करते, वो पॉइजनस होता है, ठीक है। तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और 1% KMnO4 का काम एक जैसा होता है। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे 1% KMnO4 सिन OH देता है ना, सेम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। अच्छा एक चीज, अच्छा सिन से एक चीज और याद आया, जैसे एक क्वेश्चन कर रही है, जरा मुझे बताइए इसमें रिएक्शन क्या है सब। हाँ, आपको मालूम है कौन सी रिएक्शन है, पर्लिस्टिव रिएक्शन है कि नहीं है। इपॉक्सीडेशन करता था कि नहीं करता था, इपॉक्सीडेशन, ठीक है। तो ए जो बनेगा आपका इपॉक्साइड बनेगा। आपको सी और बी के बारे में देखना है। यहां पे अगर हम लोग बात करें, इस जगह पे अगर हम लोग बात करते हैं इस रिएक्शन में, एक में आपको मालूम है, क्योंकि जो रिएक्शन में बात करें तो यहां क्या जुड़ेगा, दोनों OH सिन, और यहां जो जुड़ेंगे, क्लियर है कि नहीं है। तो दोनों में क्या रिलेशन, दोनों क्या बनेंगे, सी और बी आपस में क्या बनेंगे, डाइस्ट्रियोमर्स बने। क्लियर है। अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे कर देता, जरा ध्यान से देखना, ये मैंने लिखा ट्रांस, और इस रिएक्शन को हम करा देते हैं यहां पे। अच्छा इसका नाम क्या, MCPBA, ठीक है ना। तो मैंने यहां इसका रिएक्शन करा दिया MCPBA के साथ ही, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आया था एक बार डायरेक्ट इसी तरीके से लिख दिया उसने MCPBA। तो मेटा क्लोरोपेरोक्सी बेंजोइक एसिड। आपको बताना ए क्या बनेगा कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव, इनएक्टिव। ए के बारे में बताना, ऑप्टिकल एक्टिव है इनएक्टिव। एक एक बनेगा क्या, ये बताओ पहले मुझे।
यही तो बनेगा। आपने दो OH क्यों जोड़ दिए? मैंने तो कहीं नहीं लिखा H+H2O। याद आया आपको? जब तक H+H2O नहीं देंगे रिंग को हम ब्रेक क्यों करेंगे? तो अब बोलो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एक्टिव है इनएक्टिव? एक्टिव बन रहा है ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री। अरे समझ में आया? इस क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखना, H+H2O को जरा ध्यान से देख के करना, ठीक। ये हुआ। एक क्वेश्चन और करिए जरा, देखिए। फाइव हंड्रेड। हम्म। ऊपर मैलिक एनहाइड्राइड, फिर क्यूनोन, क्यूनोन, इसके बाद अल्फा नेप्थोल। क्या ये? अच्छा मुझे बताओ, एक एक सुनो मेरी बात। अगर मैंने अल्फा नेप्थोल का रिएक्शन करा दिया, सुन लेना मेरी बात को, अगर हमने अल्फा नेप्थोल का रिएक्शन कराया, ठीक है ना, किसके साथ हमने कराया? कंपाउंड बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। कहां लगेगा? इस जगह कि इस जगह? अच्छा, इस अल्फा पोजीशन पर लगेगा। अच्छा मुझे बताओ कलर क्या? ऑरेंज। बिल्कुल, चाहे फिनोल हो, क्योंकि फिनोल भी जब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के साथ कपलिंग रिएक्शन करता था, ऑरेंज डाई बोलते थे या फिर रेड डाई। यहां पे भी क्या होगा? ये रेड डाई। बात समझे कि नहीं? ऑरेंज या फिर रेड डाई। क्लियर है? अच्छा तो यहां पे बताओ ऑक्सीडेशन किसका होगा, कौन सी रिंग का? अरे जिस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा, उसका ऑक्सीडेशन होता है। और रिडक्शन किस रिंग का होता है? जिस रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम। तो भाई साहब अगर KMnO4 लेंगे तो ये दोनों कंपाउंड टूट जाएंगे, तो यहां पे जो आपका बनेगा ना ऑक्सीडेशन में, ये बन जाएगा आपका थैलिक एसिड। क्या बनेगा? ये थैलिक एसिड। और यहां क्या बन जाएगा? थैलिक एनहाइड्राइड। क्या बनेगा यहाँ पे? थैलिक एनहाइड्राइड। अगर इस कंपाउंड का रिएक्शन में K2Cr2 के साथ करा था, K2Cr2O7 के साथ, तब आपका बनता नेप्थोक्यूनोन। ये बनता नेप्थोक्यूनोन, इस तरीके का नेप्थोक्यूनोन तब बनता। अगर हमने KMnO4 ले रखा है एसिडिक, तब तो ऑक्सीडेशन होगा कि नहीं होगा? अरे क्लियर है? और अगर हॉट KMnO4 ले लिया तो ये तो नहीं बनेगा ना, इसका एनहाइड्रेट क्या हो जाएगा? थैलिक एनहाइड्रेट बनेगा। क्लियर है?
ठीक, तो चलिए ऑक्सीडेशन में इतना ही पोर्शन था, और कुछ बच रहा तो बता दीजिए इस पे। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे इसके ऊपर कुछ खास क्वेश्चन देखेंगे, वैसे तो अभी इसमें नॉर्मली इतने कोई खास क्वेश्चन पूछे नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ ना, फॉर्मिक एसिड कौन कौन सा टेस्ट देगा? टॉलरेंस टेस्ट देगा, फेलिंग टेस्ट देगा, ठीक। फिनाइल हाइड्रोक्सिलामाइन, फिनाइल हाइड्रोक्सिलामाइन टॉलरेंस टेस्ट देता है। फिनाइल हाइड्रोक्सिलामाइन टॉलरेंस टेस्ट देता है। इसका जब रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है टॉलरेंस रिएजेंट के साथ, और कंपाउंड आपका बन जाता है नाइट्रोसोम कंपाउंड। क्लियर है? मतलब ये आप लोगों को लिखाया होगा, पर ये क्वेश्चन भी एक बार मेंस में आ चुका है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए इसके ऊपर भी। फिनाइल हाइड्रोक्सिलामाइन के बारे में ये देखिए लिखाया होगा आपको, फिनाइल हाइड्रोक्सिलामाइन के बारे में। और बताओ क्या लिखा रखा है इसके अलावा? अच्छा, टार्ट्रिक एसिड भी आपको मालूम है टॉलरेंस टेस्ट देता है, वो भी लिख लेना, आप कर लेना। टार्ट्रिक एसिड भी एक एक्सेप्शनल कंपाउंड है जो टेस्ट देता है। टार्ट्रिक एसिड और कोई नहीं देता, पर टार्ट्रिक एसिड देता है टॉलरेंस टेस्ट। टार्ट्रिक एसिड, क्लियर है? ठीक। एमपीवी, और आप देखिए जरा उस एमपीवी को देखो या फिर ओपनर ऑक्सीडेशन को देखो, बात एक ही है। मतलब हाँ, दोनों एक दो, तो मैं इसलिए उसको इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं बोलता, क्योंकि वो रिएक्शन ऐसा आता भी नहीं। आप करना क्या है, मैं उसको इसलिए सिंपल वे में याद रखने की बात बोलता हूँ, क्योंकि दोनों में ही एल्कोक्साइड है। मान लीजिए अगर आपने इसको अल्कोहल यहां लिया, ठीक है ना, इस जगह आप कोई भी एक एल्कोक्साइड ले लीजिए, एल्यूमिनियम का एल्कोक्साइड ले लीजिए, एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड ले लीजिए कोई सा भी, एल्यूमिनियम के साथ कोई भी OR ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेते हैं, उसी हिसाब से रिएक्शन बदली। और यहाँ पे कीटोन, एल्कोहल सिर्फ 2 डिग्री होना चाहिए, पहले ही बता देते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन। तो अगर आपने एल्कोहल यहां रखा है तो इसका तो होगा ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो अगर आपने वहां पे करा है तो ये हो जाएगा ओपनर ऑक्सीडेशन, क्या हो जाएगा, और अगर इसको यहां रखा और इसको यहां रखा है तो ये एमपीवी रिडक्शन का। क्लियर है? तो आपको इसमें याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। मैं तो इसीलिए ये बोलता हूं कि अगर एल्यूमिनियम का एल्कोक्साइड है, एल्डिहाइड और मतलब एक 2 डिग्री एल्कोहल है और कीटोन है, तो क्या होगा, आपस में चेंजेस हो जाएगा बस। क्लियर है? इतना ध्यान रखा बस इसमें, ठीक है। अच्छा, एक और था इसी चक्कर में, बेयर विलीजर, याद है बेयर विलीजर में कौन होता था, जो हम लोगों ने अभी यूज करा था, परोक्सी एसिड, यही यूज होता था कि नहीं होता? अच्छा, एक रिएक्शन और है, मुझे एक बात, एक क्वेश्चन करके बताना, ये वाले क्वेश्चन की बात करता हूं। यहां हमने कंपाउंड लिया, मैंने इसका रिएक्शन करा है, ए क्या होगा मालूम है आप लोगों को ना, AlCl3 क्यूमीन, क्यूमीन का रिएक्शन O2HMu के साथ, क्यूमीन हाइड्रो, यहां जो बनेगा ये बन जाएगा आपका क्यूमीन, ये भी एक तरह का ऑक्सीडेशन है, C, ये C बनेगा कि नहीं बनेगा, और यहाँ पे H था इसीलिए पहले H हटेगा, ऑक्सीडेशन यहीं पे ही होगा, तो यहाँ जो कंपाउंड आपका बनेगा ये हो जाएगा C
सी, और ये हो जाएगा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, होगा कि नहीं होगा। इसके बाद रीअरेंजमेंट होता था कि नहीं होता, बिल्कुल वैसा ही रीअरेंजमेंट होगा जो बेयर विलीजर की तरह होता था। सेम वही माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फॉलो करेंगे जो बेयर विलीजर में फॉलो करते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इस जगह पे भी ये यहाँ से उठ के ऐसे, और ये बॉन्ड टूट के इधर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो आपका एक मिनट, सी के बारे में बोला, वो FeCl3 के साथ टेस्ट देता है। कौन सा टेस्ट देगा, वॉयलेट कलर, और फिनोल ये टेस्ट देता है कि नहीं देता। तो डी जो कंपाउंड हो गया वो हमारा एसीटोन हो गया, और एसीटोन, तो ई जो हमारा बनेगा वो बन जाएगा मिस्टिलीन। याद आया कि नहीं आया। ये क्यों बना मालूम है, एसिडिक एल्डोल वाली बात आ गई, याद करो। जो एसीटोन था एसिडिक एल्डोल देता था कि नहीं देता था। क्लियर है ये बात। तो ये कंपाउंड हमारा यहाँ पे ऐसे बन जाए, समझ में आया कुछ। ये इसको बोलते हैं एसिडिक एल्डोल। क्या बोलते थे इसको, एसिडिक एल्डोल। हाँ, हेलोजन डेरिवेटिव में ऐसा कुछ है नहीं जो आपको बता सकते, पर मुझे एक क्वेश्चन करके बताना जरा। पॉसिबल प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट बोलो क्या, आपको पॉसिबल प्रोडक्ट बताना है। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको इसमें पॉसिबल प्रोडक्ट बताना है और इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म बतानी है, इसकी क्या मैकेनिज्म होगी प्रोडक्ट के लिए। पॉसिबल प्रोडक्ट में हमने यहां पे लिखा एक मिनट, इसी क्वेश्चन को फिर से एक बार करते हैं। अब बोलो, दोनों क्वेश्चन को जरा ध्यान से देंगे। अब जरा इसको समझते हैं ऐसा क्यों। पहली बात समझना, सारी चीजों को अगर ध्यान से देखें, हम लोग क्या लेते हैं, CH3O- लेते हैं। CH3O- मेंस में क्वेश्चन दिया उसने, CH3O- दिया, CH3OH दिया, ठीक है ना। ये टर्सरी एल्काइल हैलाइड है। हम लोग जानते हैं कि CH3O- बैक साइड अटैक नहीं करेगा, जो विलियमसन ईथर सिंथेसिस में, याद करो आप लोग, विलियमसन ईथर सिंथेसिस में CH3O- बैक साइड अटैक नहीं करता था, टर्सरी के नहीं करता, पर उसने ये प्रोडक्ट इस बार बना के दे दिया। मालूम है क्यों बना है, क्योंकि इसने साथ में लिखा है CH3OH। ये कह रहा है कि भाई CH3OH जब लगा दिया, उसने पॉसिबिलिटी सारी ले ली, ठीक है ना। पॉसिबिलिटी लेने का मतलब ये हो गया कि उसके साथ ये है CH3OH। अरे CH3OH है तो यहां रिएक्शन क्या होने वाली है, यहां रिएक्शन होगी आपकी, पॉसिबल जो रिएक्शन है वो होगी मैकेनिक E1। क्या होगी, E1। आपको मालूम है कि जो मिथेनॉल होता है वो वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है कि नहीं होता। तो इसकी जो बेसिसिटी होगी कंजुगेट बेस की, थोड़ी कम होगी कि नहीं होगी। तो रिएक्शन अब फिर करते हैं, जब बेसिसिटी कम है तो इसका मतलब आपको E1 कराने के लिए बेस तो कमजोरी चाहिए था। याद करो, E1 तभी होगा 3 डिग्री पे जब बेस आपका कमजोर हो। हम ये नहीं कह रहे कि इसमें से ज्यादा कौन बनेगा, ठीक है ना, पर मेनली एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब E1 और SN1 दोनों होता है ना, E1 और, तो चांसेस ये है कि SN1 बनने के चांसेस ज्यादा हो, SN1 बनने के चांसेस ज्यादा हो। डिपेंड करता है कंडीशन, अगर हीट दे रखी है तो एग्जामिनर क्या चाह रहा है, एलिमिनेशन चाह रहा है। वो क्या चाह रहा है,
एलिमिनेशन चाह रहा है। क्लियर है? बनेंगे दोनों, पर हीट क्या डिसाइड कर देगा? एलिमिनेशन। यहां पे हमने कोई हीट दिया नहीं, तो उसने पॉसिबल प्रोडक्ट पूछा था, तो ये बनेगा, ये बनेगा, ये मैकेनिज्म क्या बोलोगे यहाँ पे? ये वाला कैसे बना होगा ये बताओ? SN1 बना। अगर ये SN1 से बना तो यहाँ पे ये भी E1 से बन सकता है या फिर E2 से बन सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? पर यहां पे भी तो बन सकता है पॉसिबिलिटी, पर यहां मेजर और माइनर हम लोग अलग अलग बता सकते हैं। क्लियर है? बस याद रखना E1 कब होगा? E1 तभी होगा जब आपका बेस क्या हो? E1 वीक हो। क्या हो? वीक हो। क्लियर है? मेजर और माइनर की डेफिनेशन किस पे डिपेंड करेगी इसके अंदर? हीट से। क्लियर है? जैसे अगर हम लोग बात करें, सोम सीरीज एक बुक आती है, ठीक है ना, वो बोलती है कि SN1 हो चाहे E1 हो, अगर 3 डिग्री पे हो रहा है तो आप मान के चलिए SN1 ही डोमिनेट करेगा, चाहे हीट ही क्यों ना दी हो। ठीक है? तो हम लोग अभी तक इस चीज को कंफर्म नहीं कर रहे जब तक क्वेश्चन नहीं आता है। ये क्लियर है? अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं यहां पे एक ग्रुप और ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए अगर मैंने यहां कंपाउंड लिया, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताना कितने बनेंगे? Cl2H न्यू मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट कितने बनेंगे? सेम क्वेश्चन, मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट कितने बनेंगे? सर उसको ओरिएंटेशन फिक्स नहीं होते। आप बोलो क्या? इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी आते हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को मान के चलिए फ्री रेडिकल के क्वेश्चन 100% आने वाले हैं। इसलिए आपको पहले बता देता हूं, हेलोजन डेरिवेटिव में सबसे ज्यादा आप अभी रिवाइज जो करेंगे टॉपिक, वो सबसे ज्यादा करेंगे फ्री रेडिकल वाला, क्योंकि श्योर है फ्री रेडिकल का क्वेश्चन आता है। ऐसा मतलब बहुत कम होता है कि फ्री रेडिकल क्वेश्चन ना आए। लास्ट ईयर भी देख लो, आप लोग सिंपल सिंपल क्वेश्चन उठा के दिए उसने फ्री रेडिकल के। एक, दो, तीन, चार, हाँ, टोटल काउंट करके बोलना है। देखते हैं कौन आंसर। अब बताओ कैसे बनेंगे? हाँ, तो टोटल आप बताओ, तुम्हारे आए 10, तुम्हारे कैसे आए 10? अरे नहीं, ये अलग है, वो अलग है। हाँ हाँ, कुछ समझ में आया कैसे 10 हुए? अभी क्लियर बताओ मुझे। नहीं समझ में आया? पहले मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन किस तरीके से समझना आप लोग। पहली बात, यहां पे वेज और डैश लिखने का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब इसको मतलब ऐसा मानो, क्योंकि वो कायरल, तो आप उसको फिक्स मान के भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसी को सोल्व करें डायरेक्ट। एक यहां पे बनेगा कि नहीं बनेगा? एक यहां पे बनेगा कि नहीं बनेगा? और जैसे यहां पे क्लोरीन जोड़ा तो 2 कायरल हो जाएंगे, तो 4 बनेगा कि नहीं बनेगा? बात समझे? मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे भाई, आप यहां पे जब जोड़ोगे तो ये 2 सेंटर कायरल हो गए ना, और जब यहां जोड़ोगे फिर से 2 सेंटर कायरल हुए कि नहीं? तो टोटल कितने? बात समझ गए? 10 कैसे हुआ? अब पहली चीज, कभी भी ऐसे वेज को फिक्स्ड मत मानना जो खुद कायरल नहीं है। जो कायरल ही नहीं है उसमें वेज लिखो या, बात तो एक ही हुई कि नहीं? चलो इसी क्वेश्चन को फिर से दूसरे तरीके से करते हैं, जो क्वेश्चन आया हुआ था। मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड ऐसे दिया हुआ है, अब बताइए प्रोडक्ट कितने हैं? अब बताइए टोटल प्रोडक्ट कितने हैं? टोटल मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बताने हैं आप कितने हैं?
5, ग्यारह 11। बताओ कितने बन रहे भाई? ग्यारह 11। अच्छा मुझे बताओ, एक तो यहां बनेगा कि नहीं बनेगा? 2 यहां बनेगा कि नहीं बनेगा? 2 यहां बनेगा, एक यहां बनेगा, और यहां जुड़ते आपको मालूम है 2 बन जाएगा। हाँ वो नीचे वाला फाइनल। मतलब जैसे इस पे सीएल जोड़ो चाहे इस पे सीएल। अच्छा पहली बात तो इसको वेज डैश लिखने का कोई फायदा, क्योंकि ये कायरल नहीं था, तो हम आसानी से चले, हम सिंपल बना लेते हैं इसको, और ज्यादा ऐसे लिखने में तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम आ रही ऐसे। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैंने सीएल यहां लगाया तो सेंटर कायरल नहीं हो जाएगा? तो इसको 2 नहीं गिनूंगा क्या मैं? तो वही तो कर रहे हैं। समझ में आया अभी भी? अरे समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? समझ में आया कैसे बनाइए? पक्का? अरे बोलो। अच्छा मुझे बताओ, सीएच बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालना आता है आपको? सीएच बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ आप फ्री रेडिकल बना लीजिए, जो फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल उस सीएच बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। याद करो जीओसी के अंदर ये बात पड़ी होगी, इलेक्ट्रॉनिक डिसिप्लिन के अंदर पिछले साल एडवांस में क्वेश्चन भी था ये। चलो उस वो छोड़ो, पहले ये वाला क्वेश्चन करके बताओ मुझे। तो मैंने एक कंपाउंड ले लिया, ये वाला आप लोगों ने काफी बार क्वेश्चन करा होगा, इसको हम और अच्छे से कर लेते हैं। इस बार मैं एक कार्बन और जोड़ रहा हूं, एडवांस में जो क्वेश्चन आया था उससे हटके हमने एक क्वेश्चन और जोड़ दिया। आपको ब्रोमिनेशन कराना है, ठीक है ना, और बताना है कितने मीजो कंपाउंड बनेंगे। हमने क्वेश्चन मीजो का पूछा है, ना कि ऑप्टिकल इनएक्टिव का पूछा है। कितने मीजो बनेंगे? अरे बोलो। एक मीजो बनेगा सिर्फ, और वो भी मालूम है जब इस जगह जुड़ेगा तभी बनेगा। इस जगह जुड़ेगा तो मीजो नहीं बनने वाला भाई साहब। तो जब यहां जोड़ोगे आपको जो कंपाउंड बनेगा ना वो ऐसे बनेगा, देखो BrH, यहां आएगा CH2, और ये बनेगा आपका, सॉरी हाँ ठीक है ना, तो Br इधर ले लेते हैं ना, HH Br CH3, एक बनेगा कि नहीं बनेगा ये? इसके अलावा अगर आपने Br इधर लिख दिया तो ऑप्टिकल एक्टिव बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो एक ही मीजो बना कि नहीं बना? अरे बोलो। अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर आप क्या, इसी क्वेश्चन को थोड़ा और हम लोग डिटेल में करते हैं। ये तो मीजो एक बना, अगर मुझे बताओ इसी क्वेश्चन के अंदर आप एनाइंशोमेरिक पेयर कितने बनाओगे? अच्छा वर्ड सुनना, एनाइंशोमरिक पेयर का मतलब उन दोनों को मिला के एक गिनोगे ना, और एनाइंशोमर पूछ लिया तो 2 गिनोगे। मेरी बात समझे ना? आप बताओ एनाइंशोमर का पेयर बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। और मालूम है कहां बनेगा? सुनो, वो यहां बनेगा, बनेगा यहां पे। बना के दिखाओ जरा।
आप देख ही नहीं रहे हो, पूरे क्वेश्चन में एक फिक्स्ड है तो उसका मिरर इमेज तो कभी ले ही नहीं सकते तुम, तो इसमेन एनाइंसोमर का कभी भी पेयर बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है ना। एनाइंसोमर में जब भी लोगे एक मिरर इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा, और जो आप स्ट्रक्चर बना रहे हो उसमें आप लोग फिक्स करके चल रहे हो। अरे बोलो, नहीं चमका तुम लोगों को, समझ में आया? अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे लिख देता, जरा सुनना मेरी बात, CH2 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 CH3 और यहां लिखता HBr और लिखता CH3। अब मुझे बताइए कि कितने एनाइंसोमर के पेयर बनेंगे? अरे बोलो, कितने बनेंगे? एक। आपको मालूम है कि यहां पे करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर जब यहां करोगे तो फ्री रेडिकल बनेगा कि नहीं बनेगा? दिया क्या है? क्लोरीन दिया है ना। आप समझे कि नहीं समझे क्वेश्चन? अगर Br2 के साथ Br दिया तो एनाइंसोमर का कोई फर्क, पर अगर क्लोरीन दे दिया तो होगा ना यार, फ्री रेडिकल बनेगा कि नहीं बनेगा? यहां पे तो इधर भी जुड़ेगा इधर भी जुड़ेगा, वो तो नहीं समझ में आ रही क्या बात? ठीक, तो ये था जो हम लोग इस पे क्वेश्चन जो बन सकता है, ठीक है ना। अच्छा, मुझे एक बात बताना, HBr पर ऑक्साइड इफेक्ट क्यों शो करता है? कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, HBr पर ऑक्साइड इफेक्ट शो क्यों करता है? एक एंटी बॉन्डिंग, हाँ उल्टा बोल गए तुम लोग। एक्चुअल, हाँ बिल्कुल, एक्चुअल में क्या होता है ना, आपको मालूम है फ्री रेडिकल रिएक्शन 3 स्टेप में होती है। पहली इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन। आपको मालूम है प्रोपोगेशन में 2 स्टेप थी। पहली स्टेप में फ्री रेडिकल बनता था जिसे हम RDS स्टेप मान के चल रहे हैं, कार्बन पे फ्री रेडिकल। उसके बाद दूसरी रिएक्शन थी, इनको बोलते हैं P1 P2 स्टेप, प्रोपोगेशन की P1, प्रोपोगेशन की P2। अच्छा, इसके बाद आपको मालूम है टर्मिनेशन स्टेप होती थी, बताओ उसमें क्या होता था? सब आपस में जुड़ जाते थे कि नहीं जाते? ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक? टर्मिनेशन के बारे में बात करो, एक्सोथर्मिक होती। तो आपको मालूम है किसी भी रिएक्शन को होने के लिए, मालूम है आपको, मालूम है पूरे फ्री रेडिकल, किसी भी रिएक्शन को फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करना है ना, तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा? जो प्रोपोगेशन वाली है ना और टर्मिनेशन, इनके बीच में कंपटीशन है। टर्मिनेशन स्पीड से चल रही है क्योंकि एंडोथर्मिक, सॉरी एक्सोथर्मिक है, क्या है? और प्रोपोगेशन को उसके साथ कंपीट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर प्रोपोगेशन में एक भी स्टेप एंडोथर्मिक, HBr के एडिशन, HX के एडिशन में, HX के एडिशन में 2 स्टेप P1 P2 में HX की एक भी स्टेप एंडोथर्मिक, तो टर्मिनेशन बहुत फास्ट, टर्मिनेशन क्या हो जाएगा? बहुत फास्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? टर्मिनेशन क्या हो जाएगा? बहुत फास्ट। अरे बोलो, तो टर्मिनेशन फास्ट, फ्री रेडिकल प्रोपोगेशन होने से पहले टर्मिनेशन, तो मैकेनिज्म कौन सी फॉलो हो जाएगी? कार्बोकेटाइन वाली, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो ही नहीं होगी। अरे मेरी बात समझे, अगर प्रोपोगेशन P1 P2 में से एक भी स्टेप एंडोथर्मिक, तो फास्ट कौन? टर्मिनेशन, टर्मिनेशन। तो प्रोपोगेशन हुआ ही नहीं, टर्मिनेशन, तो वापस से कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म होगी कि नहीं होगी? और अगर P1 P2 एक्सोथर्मिक हो गई तो टर्मिनेशन के साथ कंपटीशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो प्रोपोगेशन भी चलेगा, टर्मिनेशन, तो प्रोपोगेशन जब चलेगा तो समझो फ्री रेडिकल बनेगा कि नहीं बनेगा? और अगर फ्री रेडिकल बनेगा तो पेरोक्साइड इफेक्ट होगा। तो HBr ये एकमात्र है जिसमें P1 P2 एक्सोथर्मिक है, बाकी HCl और HI में एक स्टेप कोई ना कोई एंडोथर्मिक है। बात समझे? यहां पे कंपटीशन, ये रिएक्शन एक क्वेश्चन कई बार पूछता है स्टेटमेंट के अंदर, तो ये किया था। अब मुझे एक बात बताइए कि जरा अगर हम लोग ये रिएक्शन करा रहे हैं, हाँ ये एलिमिनेशन में, अच्छा इसके अंदर और कौन से क्वेश्चन बनते हैं? एक ये हो गया, ये हो गया फ्री रेडिकल, चलो एक NBS का क्वेश्चन दे देते हैं।
थोड़ा सोच के बनाना क्या बनेगा इसमें। H है, ये CH3 है, आपको बताना टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताने हैं। बनाओ। H है, CH3 है, यहां पे हमने लिखा CH2 लिखा, ठीक है ना। आपको बताना टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे। कितने एक्टिव बनेंगे और कितने इनएक्टिव बनेंगे। ये देखिए, दो मिनट। चार बन रहे हैं, चार बन रहे हैं। तो कितने एक्टिव हैं, कितने इनएक्टिव हैं। इसमें चार बन रहे हैं। आपको मालूम है यहां फ्री रेडिकल बनेगा कि नहीं बनेगा। तो एक बार तो बी नीचे ऊपर, दो ये बन गए, ठीक है। अब ये रेजोनेंस करा ले इसको। तो जब रेजोनेंस कराएंगे जरा ध्यान से देखना, तो यहां पे तो आपका H जाएगा और यहां CH3 जाएगा कि नहीं जाएगा। ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा और ये CH2 डॉट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये हो जाएगा, H हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे बोलो Cl यहाँ, Br यहाँ जुड़ेगा ना। और ये वाला कंपाउंड आपको मालूम है कायरल है, ड्यू टू कायरल एक्सिस, न तो पोस है न तो कोस है, न तो प्लेन ऑफ सिमेट्री न तो सेंटर ऑफ सिमेट्री। अरे यहां से लेके यहां तक प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो इसका मतलब जब यहां Br जोड़ोगे आपके तो दो प्रोडक्ट बनाओगे कि नहीं बनाओगे। एक बनाओगे आप ये और एक इसका मिरर में। तो इसके अंदर टोटल चार प्रोडक्ट बने, जिसके अंदर दो ऑप्टिकली एक्टिव बन रहे हैं और दो GI बन रहे हैं। अरे जब ये Br के साथ रिएक्शन कराओगे ना तो एक बार H आपका डैश में जाएगा। बात समझे ना, Br आएगा कि नहीं आएगा भाई, आप समझो यहाँ पे। तो ये वेज डैश वाली कहानी बनेगी कि नहीं बनेगी, नहीं समझे क्या। तो टोटल चार बनेंगे इसके अंदर। क्या बनेंगे, चार। क्लियर है ये बात, क्लियर है, नहीं समझेगी। चलो ठीक है, फिर चलो अगली क्लास में फिर इसको और आगे बढ़ाएंगे। और ऐसा करिए बायोमोलिक्यूल्स का भी थोड़ा सा करके लेकर आना। बायोमोलिक्यूल्स स्टार्ट करेंगे, बायोमोलिक्यूल्स।